बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटा, इनऑर्गेनिक के मिक्सर एनालिसिस हम कर रहे थे, तो उसमें हमने ग्रुप नंबर एस रेडिकल डिस्कस किए थे, और लास्ट हमारा लेक्चर था ग्रुप नंबर 1 ऑफ द बेसिक रेडिकल। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारा है ग्रुप नंबर 2 ऑफ द बेसिक रेडिकल्स। अच्छा, मिक्सर एनालिसिस में फर्स्ट आपने जैसे ग्रुप नंबर 1 में क्या किया था कि मिक्सर का आपने सोल्यूशन लेके उसमें डाइल्यूट HCl ऐड किया था। और ग्रुप नंबर 1 जब प्रेजेंट आया था तो हमारे पास वाइट 50 फॉरन से बन गई थी, जिसको हमने सेपरेट करके और उसमें से हमने ग्रुप नंबर 1 के जो 3 रेडिकल्स थे उनको जस्टिफाई किया था, चेक किया था कि कौन सा इसमें हमारे पास मौजूद है। अच्छा, अब है ग्रुप नंबर, अगर वो ग्रुप नंबर 1 में से रेडिकल नहीं आता या एक है, मिक्सर में तो दो होने हैं ना, तो इन तीनों में से ये वाइट 50 जो थी उन तीनों में से कोई एक हो, अगर तो दोनों हो गए तो बात वही, हमारा मिक्सर मुकम्मल हो गया, आगे हमें मूव करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर एक निकल आता है, जैसे मिसाल के तौर पर ज्यादा चांस है कि लेड, क्योंकि सिल्वर और मरकरी के चांस कम होते हैं, तो लेड के चांस ज्यादा है कि लेड आपका वहां पे निकल आया ना। ठीक है। अब दूसरे की तलाश में आपको फिर ग्रुप नंबर 2 की तरफ जाना पड़ेगा, तो उसका जो आपने फिल्ट्रेट लिया था उसको हम लेके चले ग्रुप नंबर 2 के लिए। अच्छा, उसमें हमने डाइल्यूट HCl और H2S दोनों ऐड किए हैं, कि दोनों का होना वहाँ जरूरी है ना, कि HCl में आपको पता है H+ आयन और Cl- आयन देगा, और H2S भी H+ आयन और सल्फाइड आयन प्रोवाइड करेगा ना, मीडियम के अंदर H2S गैस जो है। तो कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से, H+ आयन कॉमन होने की वजह से, वो H2S जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है ये वापस जाना शुरू हो जाएगा, यानी इसकी आयनाइजेशन कम हो जाएगी, कम सल्फाइड आयन बनेगा उसका। ये हमारे लिए जरूरी इसलिए है कि ग्रुप नंबर 2 के बाद जैसे ग्रुप नंबर 4 के रेडिकल भी हमने सल्फाइड आयन के साथ ही चेक करने हैं। तो अगर ये डाइल्यूट HCl आप साथ नहीं देंगे तो सल्फाइड आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, तो ग्रुप नंबर 2 का रेडिकल भी यहाँ प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, और अगर ग्रुप नंबर 4 में से कोई हुआ तो वो भी यहाँ पे प्रेसिपिटेट हो जाएगा। तो इसलिए फिर हम उससे बचने के लिए कि ग्रुप नंबर 4 के रेडिकल प्रेसिपिटेट ना हो, सिर्फ ग्रुप नंबर 2 के हों, तो हमने ये किया कि हमने H2S और डाइल्यूट HCl दोनों को इकट्ठा लिया है, ताकि कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से सल्फाइड आयन की कंसंट्रेशन कम से कम हमारे पास जनरेट हो, और सिर्फ ग्रुप 2 के रेडिकल अगर हैं तो वो प्रेसिपिटेट बना देंगे, अगर नहीं है तो यहाँ आपको प्रेसिपिटेट नहीं मिलेगा। अगर 50 नहीं मिलती तो आप फिर ग्रुप नंबर 3 की तरफ मूव कर जाएं, उसके रेडिकल को चेक करेंगे। और अगर आपको कलर्ड पीपीटी मिल जाती है, पीपीटी में इसमें चूंकि काफी सारे रेडिकल है, जिसको फर्दर हमने ग्रुप ए और ग्रुप बी, 2A और 2B में कन्वर्ट किया हुआ है। अच्छा, अब इसमें एक तो ब्लैक पीपीटी है, इन 4 रेडिकल्स की, कापर है, लेड है, बिस्मथ है और मर्क्यूरी के है ना, इनकी ब्लैक होती है। अब इसमें मर्क्यूरी के चांस कम होते हैं, नहीं दिया जाता बच्चों को ना, पर हाँ कापर है, लेड है, बिस्मथ है, इन तीनों के चांस ज्यादा है। इस तरह येलो अगर है तो कैडमियम के चांस हैं, और पेल येलो कलर जो है तो आर्सेनिक है, ऑरेंज है तो एंटीमनी है, ब्लैक, ब्राउन ब्लैक जो पीपीटी है तो वो फिर टिन है +2 वाला, स्टेनस यानी। और जो अगर डर्टी येलो है तो फिर वो टिन है +4 वाला, यानी स्टेनिक जो है वो बन जाता है। तो ये यहाँ पे यानी ये मुख्तलिफ कलर्स के आने से भी आप आइडिया ले सकते हैं कि मेरी जो प्रेसिपिटेट है वो किस क्या हो सकता है ना, गैस हो सकता है। फर्दर कंफर्म देखें ना आप, जैसे येलो, पेल येलो और डर्टी येलो में फर्क करना कोई इतना आसान नहीं है, ठीक है, तो मुश्किल होगा। लेकिन येलो कलर आपको बता देगा या ये कैडमियम है या आर्सेनिक है या स्टेनिक है, तीनों में से कोई है। इस तरह ब्लैक आ रहा है तो ब्राउन ब्लैक और ब्लैक में कोई खास इतना हम फर्क शायद ना कर सकें, तो इस वजह से ब्लैक आने का मतलब कि ये 4 और एक ये 5 में से कोई है। ऑरेंज कलर जरा हटके है, तो ऑरेंज आएगा तो एंटी मनी का आइडिया ज्यादा क्लियर हो सकता है। तो कलर पीपीटी आपको मिल जाए तो इसका मतलब ग्रुप 2 में से कोई मौजूद है, और आप कलर ऑफ द पीपीटी से कुछ आइडिया भी ले सकते हैं ये कौन सा हो सकता है, फिर आगे मजीद हम उसको कंफर्म कर लेंगे। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि इसमें डाइल्यूट HCl और H2S एक्सेस में डाल देना है, ताकि उस आपके वहां पे फिल्ट्रेट के अंदर जो टेस्ट ट्यूब में आपने सोल्यूशन लिया हुआ है उसमें जितने भी इस ग्रुप के ये रेडिकल, फॉर एग्जांपल वहाँ लेड है, तो लेड के जितने भी आयन है वो सारे के सारे ही सल्फाइड के साथ
लेड सल्फाइड बना के ब्लैक 50 बना के नीचे बैठ जाए, तो इसलिए हमने ये एक्सेस में ऐड करना। ठीक हो गया। उसके बाद आपने उसको फिल्टर कर लेना है। तो रेजिड्यू आपके पास अब आ गया ग्रुप 2 को लेके, और जो फिल्ट्रेट है उसको आपने आगे फिर ग्रुप 3 की तरफ ले जाना है उसको चेक करने के लिए। अच्छा, अब आपके पास सपोज इस वक्त इस हम चूंकि ग्रुप 2 की बात कर रहे हैं, तो रेजिड्यू मेरे पास आ गया, उसमें आपने थोड़ा सा वाटर ऐड करना है। वो प्रेसिपिटेट हल तो नहीं होगा, डिस्पर्स हो जाएगा। प्लस उसमें आपने अमोनियम सल्फाइड या लोग अमोनियम सल्फाइड भी इसको कहते हैं, वो ऐड करनी है। और वार्म करना है, थोड़ा सा ना हीट करना है, और फिर उसको आपने फिल्टर कर लेना शेक करने के बाद। अच्छा, अब आप फिल्टर करेंगे तो इसमें दो हिस्से बन सकते हैं। अगर आपका वो 2B कैटेगरी, 2B में हमारे पास तीन है, आर्सेनिक है, टिन है और एंटीमनी, इन तीनों में से कोई होगा, तो वो जो उसका सल्फाइड बनेगा ना, यहाँ इस केस पे रेजिड्यू तो वो सल्फाइड है ना ये वाला, यानी या वो आर्सेनिक सल्फाइड है, या वो ये टिन सल्फाइड है। ठीक है, +2 या +4 दोनों में से कोई हो सकता है। और या वो एंटीमनी का सल्फाइड है। तो ये जो चार आपको नजर आ रहे हैं, इन चारों में से जो भी होगा वो अमोनियम सल्फाइड के साथ रिएक्शन करके कॉरस्पॉन्डिंग जो है वो ये कंपाउंड्स अमोनियम के बना देगा। जैसे अमोनियम थायो आर्सेनाइड बन गया, या अमोनियम थायो एंटी ये मोनेट Sb वाला एंटी मोनाइट बन गया, थायो एंटी मोनाइट। और या ये जो टिन वाला है ये अमोनियम थायो स्टेनेट बन गया। इसमें स्टेनेट +4 ही है, यहाँ वो चाहे +2 था या +4 था, लेकिन अमोनियम सल्फाइड ऐड होने के बाद वो +4 वाली स्टेट में ही चला जाता है। ठीक हो गया। तो आगे आपका +4 बन के वो चल रहा है, एंड पे आके इसको हम फिर +2 में ये बदल लिया जाता है, और टेस्ट हम +2 के ही करते हैं। ठीक है, लेकिन +2 और +4 में फर्क करने के लिए ना टिन के, हमें इस प्रेसिपिटेट का ही सहारा लेना पड़ता है कि शुरू में वो ब्लैक था या येलो था। ठीक है, अगर येलो है तो वो फिर 4 वाला था, ब्लैक था तो फिर वो 10+2 वाला। ठीक हो गया। अच्छा, अब वो सल्फाइड तो इनसॉल्युबल थे, लेकिन जब अमोनियम के साथ वो ये कंपाउंड बना लेते हैं तो वो सॉल्युबल हो जाते हैं। तो आपका जो प्रेसिपिटेट अमोनियम सल्फाइड डालने से अगर वो प्रेसिपिटेट गायब हो जाता है, सॉल्युबल हो जाता है, इसका मतलब वो 2B कैटेगरी में से कोई आपका रेडिकल है। और अगर वो प्रेसिपिटेट हल नहीं होते, उसी शक्ल में सल्फाइड की शक्ल में कायम रहते हैं, तो वो फिर आपका 2A की कैटेगरी में से बन जाता है। ठीक हो गया। उसके बाद फिर आपने इसको करना है। अब मैं इस वक्त हम 2B को पहले लेके चलते हैं, फिर 2A की बात करेंगे। 2B आपके पास है, सपोज इसमें से था कोई प्रेसिपिटेट आपका हल हो गया, आप इन तीनों में से कौन सा है, तो आपने उसमें ऐड किया, कंसंट्रेटेड HCl ऐड किया और स्टीरिंग करेंगे। HCl जाके इन आर्सेनिक है, टिन है या एंटीमनी, इनके क्लोराइड बना देंगे। सॉरी, क्लोराइड नहीं, सल्फाइड्स ही बन के आएंगे। अच्छा, इसका रिएक्शन हम आपको दिखाता हूँ, ये नीचे रिएक्शन भी मैंने इसके दिए हैं, आर्सेनिक एंटी टिन और एंटीमनी वाला ना, ये आर्सेनिक टिन और एंटीमनी वाला, ये उसके रिएक्शन दिए। ये सारे रिएक्शन ऊपर से दिए हुए हैं कि पहले H2S के साथ सल्फाइड बनाया, फिर येलो अमोनियम के साथ उसने +4 वाला यानी अमोनियम थायो, जो आपका एंटीमोनेट है वो बन गया। और फिर जब आपने HCl के साथ रिएक्शन करवाया तो उसका सल्फाइड बन जाता है, अमोनियम क्लोराइड और H2S बन जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, वो जो सल्फाइड है फिर अगले स्टेप में हम जब HCl से दोबारा करवाते हैं एक्सेस में, तो फिर वो क्लोराइड में बदलता है। पहले सल्फाइड बनता है और फिर क्लोराइड में जाता है। यही काम ये टिन के साथ भी ऐसा ही है। ये देखिए ना, टिन में पहले उसका सल्फाइड बना था, फिर येलो के साथ उसका +4 में चला गया, फिर HCl के साथ पहले उसने सल्फाइड बनाया, फिर HCl के साथ उसने क्लोराइड बनाया। ठीक हो, यही काम आर्सेनिक के साथ भी है। H2S के साथ सल्फाइड, फिर येलो के साथ वो अमोनियम थायोआर्सेनाइड बन गया, फिर HCl के साथ सल्फाइड। और फिर आपने जब उसको नाइट्रिक एसिड के साथ इसका हम रिएक्शन करवाते हैं, तो HCl के साथ वो नहीं होता, तो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन किया तो हमें वो आर्सेनिक एसिड बना देता है। ठीक है, आर्सेनिक वाला जो ये इसका आर्सेनिक में भी फिर दो कैटेगरी, +3 भी हो सकता है, +5 भी होता है। अच्छा, अगर +5 हो, यानी था तो आपके पास +3, लेकिन H2S के साथ रिएक्शन करने में वो +3 ही बना है, सल्फाइड वो ही बना है, लेकिन जब येलो अमोनियम सल्फाइड से करवाया ना, तो एक्सेस सल्फर के मिलने से वो +5 वाली स्टेट में भी चला जाता है। लेकिन जब आप HCl से कराएंगे तो वो वापस आपका वो +5 ही बनाता है। यहाँ पे HCl के साथ +3 वाला बना था, यहाँ HCl के साथ +5 वाला आर्सेनिक बना है।
लेकिन जब आप उसको वाटर ऐड करते हैं तो आर्सेनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, वहां पे दोनों सेम हो जाते हैं। +5 वाला भी आर्सेनिक एसिड पे आके रुक गया और +3 वाला भी आर्सेनिक एसिड पे ही रुक जाता है। तो हम +3 ही हमारे पास दिया जाता है, +5 नहीं होता, तो +3 ही दिया जाता है, उसी को फिर हम आगे चेक करते हैं, बाकी फर्दर टेस्ट वगैरह करेंगे। ठीक हो गई। तो ये बात होती होगी आपकी कि यहाँ पे आपको जब आपने HCl के साथ कंसनट्रेशन के साथ इसको स्टीयर किया तो आपको सल्फाइड मिल गए, पीपीटी, यानी वो पहले जो हल हो चुका था पीपीटी आ गई है, कलर्ड पीपीटी उनकी वापस आ जाएगी सल्फाइड की, जो पीछे उन्होंने दिया हुआ था यही कलर, यानी ये पेल येलो था या और ऑरेंज था, ठीक है, या आपका ये था डर्टी येलो था ना, ये +4 वाला टिन जो उसको। अच्छा, अब ये जो बन के सल्फाइड, उसको जब आपने दोबारा HCl डाल के हीट किया, बॉयल किया 5 मिनट के लिए, पहले हमने सिर्फ स्टीयर किया, अब हम उसको हीट कर रहे हैं, बॉयल कर रहे हैं, तो अब वो अपने अपने यानी जो टिन और एंटीमनी वो क्लोराइड में चलेंगे, टिन +4 वाले में और एंटीमनी +5 वाले क्लोराइड में चला गया। और आर्सेनिक वैसे ही रहा है, उसका सल्फाइड वैसे ही कायम रहा है। अब वो चूंकि इसका देखा ना यहाँ पे कलर था पेल येलो ना, तो हमने अब ये देखना है कि रेजिड्यू मेरे पास येलो कलर का बच रहा है। अगर येलो बच रहा है तो इसका मतलब आर्सेनिक आपका हो सकता है। और अगर येलो नहीं आता या कोई रेजिड्यू नहीं आता, ठीक है, तो फिर आप कह सकते हैं कि आर्सेनिक मेरे पास नहीं है। अमूमन आर्सेनिक नहीं दिया जाता ना, क्योंकि ये भी डेंजरस होता है, कार्सिनोजेनिक वगैरह, तो इस वजह से इसको भी स्टूडेंट्स को नहीं दिया जाता। तो इस ग्रुप में से चांस या टिन के हैं या एंटीमनी, इन्हीं दो में से कोई एक हो सकता है। ठीक हो गई। तो अगर येलो हो तो फिर हम उसमें कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड डालेंगे, वाटर ऐड करेंगे, तो आपका वो जो सल्फाइड है वो आर्सेनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, जो भी हमने रिएक्शन आपको दिखाया था। तो फिर हम उस आर्सेनिक एसिड के आगे कंफर्मेटरी टेस्ट करके चेक कर लेंगे कि वाकई आर्सेनिक ही है। इसी तरह आप वो जो फिल्ट्रेट, ये तो होगा ना रेजिड्यू में सल्फाइड, आर्सेनिक रेजिड्यू में चला गया, फिल्ट्रेट में आपका टिन का क्लोराइड और एंटीमनी के क्लोराइड चले गए। अब उसके हमने इस फिल्ट्रेट के दो हिस्से किए, एक हिस्से में हमने ऐड किया है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, उसको न्यूट्रल किया है, फिर ऑक्सालिक एसिड ऐड किया एक्सेस में, फिर उसको बॉयल किया है, फिर H2S डाला है और फिल्टर किया है। तो जो एंटीमनी का आपको फिर दोबारा से सल्फाइड मिल जाता है, लेकिन ये सल्फाइड आपका एंटीमनी +3 के साथ ही है। ठीक है, पीछे वो +5 वाला चल रहा था, अब ये +3 वाला चल रहा है। तो एंटी, अगर ये ऑरेंज कलर का था पीछे आपने देखा, तो ऑरेंज कलर का रेजिड्यू आपके पास आ जाता है, जिसका मतलब एंटीमनी प्रेजेंट है। आप उसमें कंसनट्रेटेड HCl ऐड करें तो वो एंटीमनी का क्लोराइड बना देगा, उसके फिर आप कंफर्मेटरी टेस्ट कर लेंगे। ठीक हो गए। और दूसरा जो था उसमें आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाला न्यूट्रलाइज करके, क्योंकि HCl ऊपर आपने ऐड किया हुआ था ना, तो उसको न्यूट्रलाइज किया। उसमें आपने डाला जिंक का पीस। तो जिंक के पीस ने क्या किया है कि टिन जो +4 था उसकी रिडक्शन करके उसे +2 बना दिया, SN+Cl2 में कन्वर्ट, वो रहेगा फिल्ट्रेट ही, लेकिन यानी हल ही रहेगा। यहाँ पे वो हल था +4 की शक्ल में, अब वो +2 की शक्ल में हो जाएगा। अब आप SN+2 के कंफर्मेटरी टेस्ट कर लेंगे, उससे आपको पता चल जाएगा कि इसमें टिन है कि नहीं है, क्योंकि रेजिड्यू आता है ना, तो रेजिड्यू का तो हमें पता चल जाता है कि हाँ है कि नहीं है। फिल्ट्रेट में तो कुछ नहीं कहा जा सकता, पता नहीं है या नहीं है, वो खाली पानी ही हो। ठीक है, तो इसलिए हमें ये करके चेक करना पड़ेगा, एक टेस्ट इनका करना पड़ेगा। अगर आ जाता है तो फिर इसका मतलब टिन है, नहीं आता तो इसका मतलब टिन नहीं है। फिर आप अगर दूसरा रेडिकल दो पूरे हो चुके हैं तो ठीक है, नहीं हुए तो फिर आप दूसरी तरफ चले जाएं, वो 2A की तरफ चले जाएं। ठीक हो गए। और अभी हमने बात की कि टेस्ट तो आप 10 SN+2 के ही करेंगे, वो प्लस पॉजिटिव आ जाते हैं अगर, फिर ये मसला था कि ये +2 था या +4 था, तो उसका फर्क आपको ये पहले शुरू में जो पीपीटी आई थी यही बताएगी कि अगर वो ब्राउन ब्लैक है तो फिर वो +4 वाला है, और अगर वो डर्टी येलो है तो फिर वो +2 वाला, सॉरी डर्टी येलो तो +4 वाला, और ब्राउन ब्लैक है तो फिर वो +10+2 वाला। ठीक हो गए, तो इससे हम फर्क कर सकते। अच्छा, उसके बाद अब ये तो हमने बात कर ली 2B की। अगर हम मूव करते हैं 2A की तरफ, जिसकी पीपीटी हल नहीं हुई, वैसे की वैसे कायम है, उसमें आप नाइट्रिक एसिड डालते हैं कंसनट्रेटेड या 50% नाइट्रिक एसिड, उसको थोड़ा बॉयल करते हैं और फिर फिल्टर कर लेते हैं। अब नाइट्रिक एसिड की वजह से इन सारे कंपाउंड्स के रिएक्शन के वो नाइट्रेट्स बन गए। अब वो कॉपर है, कैडमियम है, लेड है, बिस्मथ है, इन चारों के नाइट्रेट्स बन जाएंगे, और आपको पता है ऑल द नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल
तो ये सारे के सारे नाइट्रेट्स आपके हल हो जाते हैं, सॉल्युबल होके आपके पास आ जाएंगे। हाँ, मरकरी जो है वो रिएक्शन नहीं करेगा, मरकरी का सल्फाइड वो एक्वारिजिया के साथ ही रिएक्शन करता है, नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता। तो उसको फिर अगर वो रेजिड्यू में, वो अगर आपका मरकरी है तो वो रेजिड्यू में आपके पास आ जाएगा, और कलर इसका क्या होगा, ब्लैक कलर रेजिड्यू आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब मरकरी है। तो उसको फिर आप एक्वारिजिया उसमें डालेंगे, तो एक्वारिजिया का आपको पता है कि कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कंसंट्रेटेड HCl हम लेते हैं 1:3 की रेशियो में, तो हमें उन दोनों के रिएक्शन से एटॉमिक कलोरीन प्रोड्यूस होती है। ठीक है, नेसेंट कलोरीन या एटॉमिक कलोरीन, वो फिर मरकरी के साथ रिएक्शन करती है, मरकरी का क्लोराइड बना देती है, वो फिर नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन की वजह से मरकरी का नाइट्रेट बन जाता है। तो हमें सोल्यूशन जो है वो नाइट्रेट की फॉर्म में ही मिलता है। ठीक हो गया, उसको फिर आगे हम मरकरी के टेस्ट के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। इसका रिएक्शन भी यहाँ दिया हुआ है मर्क्यूरी का, ये फर्स्ट में ही आप देखिए, ये मर्क्यूरी के, ये क्लोरीन के साथ मिला तो मर्क्यूरी क्लोराइड बन गया। ठीक हो गया, और H2Cl2, और फिर मर्क्यूरी क्लोराइड जो है उसको फिर आगे हमने रिएक्शन कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए इस्तेमाल कर लिए। ठीक है, मर्क्यूरी का क्लोराइड है, इसका मतलब यहाँ पे वो मर्क्यूरी क्लोराइड होना चाहिए, ये नाइट्रेट नहीं होना चाहिए, क्लोराइड की फॉर्म में हमें मिलेगा। तो वो मर्क्यूरी क्लोराइड जो है, आपको पता है मर्क्यूरस क्लोराइड जो है वो हल नहीं होता, वो कह लेना इनसॉल्युबल है ना, Hd2Cl2 पहले ग्रुप वाला वाइट 50 देता है, लेकिन जो मर्क्यूरी क्लोराइड है वो हल हो जाता है। तो यहाँ हमारे पास HgCl2 आना चाहिए, इसको मैं चेंज कर लेता हूँ, मर्क्यूरिक नाइट्रेट की बजाय मर्क्यूरिक क्लोराइड होना चाहिए, उसको फिर आगे वो टेस्ट के लिए इस्तेमाल किया गया। ठीक है, इसको मैं यहाँ से ना करेक्शन कर देता हूँ इसकी। ठीक हो गई, तो मर्क्यूरी क्लोराइड हमारे पास आ जाएगा, जो सॉल्युबल होता है, उसको आगे हम टेस्ट के लिए कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए इस्तेमाल कर लेंगे। अच्छा, अब आप आ जाएं फिल्ट्रेट की तरफ, जिसमें हमारे पास इन चारों में से कोई हो सकता है। जो नाइट्रेट है सारे सॉल्युबल है, उसमें हमने ऐड किया अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब हुआ ये कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड के ऐड करने से लेड का हाइड्रोक्साइड बन गया, बिस्मथ का हाइड्रोक्साइड बन गया, वो बन के PPT बन के प्रेसिपिटेट बन के रेजिड्यू की फॉर्म में मेरे पास आ गए। लेकिन जो कॉपर और कैडमियम है, जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं, वो अपने डी ऑर्बिटल्स को इस्तेमाल करते हुए अमोनिया के साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, जिसकी वजह से वो सॉल्युबल ही रहते हैं। यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया है, तो पहले उनका हाइड्रोक्साइड वगैरह जो बनने थे, लेकिन नाइट्रेट वो जो थे वो अमोनिया, इसी अमोनियम हाइड्रोक्साइड में से अमोनिया गैस को लेके अपने वो साल्ट जो है वो सॉल्युबल हो जाता है। पहले भी नाइट्रेट सॉल्युबल था, अमोनिया हाइड्रोक्साइड ऐड करने के बावजूद वो फिर भी एक कम्प्लेक्स बना के सॉल्युबल ही रहता है, वो प्रेसिपिटेट नहीं बनाता। ठीक हो गया, और ये जो दूसरे वाले हैं ये बना लेते हैं लेड और बिस्मथ वाले, तो यहाँ दो आपके अलग हो जाएंगे, रेजिड्यू में लेड और बिस्मथ अलग हो गए, और फिल्ट्रेट में कॉपर और कैडमियम अलग हो गए। अब आप इसको चेक कर लें फिल्ट्रेट को, कि अगर तो ये ब्लू कलर का है, कलर्ड है, ब्लू कलर है, तो फिर इसमें आपका वो कॉपर भी हो सकता है और कैडमियम भी हो सकता है, दोनों को आपको कंफर्मेटरी टेस्ट दोनों के करके चेक करना पड़ेगा। लेकिन अगर कलरलेस है तो फिर आप कैडमियम का कंफर्मेटरी टेस्ट कर लें, क्योंकि कॉपर तो कलर्ड ही होता है ना, तो कलरलेस फिल्ट्रेट का मतलब है कि कॉपर इसमें नहीं हो सकता। कैडमियम जो है वो कलरलेस साल्ट रखती है, तो कैडमियम जो है वो हो सकती है, तो उसका कंफर्मेटरी टेस्ट करके हम चेक कर लेंगे। ठीक है, तो कॉपर कैडमियम दोनों भी दिए जाते हैं और इनकी पॉसिबिलिटी भी मौजूद है, लेड और बिस्मथ में भी दोनों की पॉसिबिलिटी मौजूद है। अच्छा, अब इन दोनों में फर्क कैसे करना है, तो हमने उसमें ऐड कर दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, पहले वीक बेस ऐड की थी, अब हमने स्ट्रॉन्ग बेस ऐड की ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड ने आके जो लेड हाइड्रोक्साइड था उसको हाइड्रोक्साइड आयन और दिए, यानी हाइड्रोक्साइड आयन आके लेड की जो ऑर्बिटल्स हैं, डी ऑर्बिटल कह रहे लेड में इस्तेमाल करता है, उसके साथ वो कोऑर्डिनेशन करके उसको PbOH थ्राइस और ऊपर माइनस चार्ज ले आता है, जिसको सोडियम Na+ बैलेंस कर लेता है।
अब ये एक सॉल्युबल साल्ट बन जाता है। लेड हाइड्रोक्साइड इनसॉल्युबल था, लेकिन एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड में वो इस कंपाउंड की वजह से हल हो जाता है, कैटायन एनायन बनने की वजह से वो सॉल्युबल होकर फिल्ट्रेट में चला गया। लेकिन बिस्मथ ऐसा नहीं करता, वो हाइड्रोक्साइड ही रहता है, वो रेसिड्यू की फॉर्म में कायम रहेगा। फिर हम इसमें HCl डाल के इसको हीट करके न्यूट्रलाइज करके बिस्मथ क्लोराइड बना लेते हैं, और बिस्मथ क्लोराइड हल हो जाता है, उसको फिर हम कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। और यहाँ जो फिल्ट्रेट में आपका लेड का सॉल्युबल साल्ट है, इसको भी हम डायरेक्ट लेड की कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए इस्तेमाल कर ले। देखोगे तो ये आपके पास ओवरऑल यानी इस ग्रुप की रेडिकल्स की आइडेंटिफिकेशन होगी। ये इनके कंफर्मेटरी टेस्ट हैं मुख्तलिफ जो है। जैसे ग्रुप 2A की बात करें तो उसमें बिस्मथ था कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ बिस्मथ हाइड्रोक्साइड की बाइट 50 बनती है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी बिस्मथ हाइड्रोक्साइड की बाइट 50 है। सोडियम स्टेनेट स्टेनाइट, ये है स्टेनाइट, उसके साथ ब्लैक 50 बिस्मथ की बनती है। इसका रिएक्शन देखें ना, तीसरे नंबर वाला रिएक्शन, वो भी आपको, क्योंकि वो तो सिंपल से रूटीन के रिएक्शन है, ये जरा हट के रूटीन से रिएक्शन बिस्मथ का तीसरा रिएक्शन है, वो आप देखेंगे यहाँ पे ये थर्ड वाला। टिन को पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवा के सोडियम स्टेनाइड बना लेते हैं, या टिन हाइड्रोक्साइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड से करा के सोडियम स्टेनाइड बना लेते हैं। फिर उसको आप या तीसरा ये भी तरीका है कि टिन क्लोराइड ले लें, उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड से करें तो वो भी सोडियम स्टेनाइड आप हासिल कर सकते हैं। ये सोडियम स्टेनाइड बनाने के तीन तरीके। तो इनको फिर आगे हम जब बिस्मथ क्लोराइड के साथ ऐड करते हैं बेस की मौजूदगी में, तो बिस्मथ अलग हो जाता है, सोडियम स्टेनाइड और उसके बाद सोडियम क्लोराइड और वाटर जो है वो बन जाती है। यानी बिस्मथ जो है वो बिस्मथ +3 से 0, यानी उसकी रिडक्शन होके, और जो सोडियम स्टेनाइड था वो ऑक्सीडेशन होके स्टेनाइड में बदल जाता है, उसकी ऑक्सीडेशन होगी, वो यहाँ पे यानी +2 से +4 में चला गया, और बिस्मथ जो है वो रिड्यूस होके +3 से 0 में चला गया। तो बिस्मथ आपको मिल जाता है, और वो बिस्मथ यहाँ पे आपके पास ये ब्लैक कलर की मेटल आपके पास आ रही होगी। ओके ओके। फिर इसी तरह जी जो रेजिड्यू का सोल्यूशन आपने बनाया था उसमें आप HCl डाल लें और एक्सेस वाटर डाल लें, तो आर्टिफिशियल मिल्क बिस्मथ ऑक्सीक्लोराइड बन जाता है। ये कैसे बनता है, अगर आप इसका भी रिएक्शन देखें तो असल में बिस्मथ क्लोराइड का वाटर से रिएक्शन होता है, और बिस्मथ ऑक्सीक्लोराइड बन जाता है जो सॉलिड है, लेकिन पानी में वो डिस्पर्स हो जाता है वाइट कलर का। तो डिस्पर्स होने से वो दूध की तरह मिल्की सा पूरे सोल्यूशन को बना देगा। ठीक हो गया। उसके बाद है KI के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो बिस्मथ आयोडाइड जो है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से वो बन जाएगा, लेकिन ये एक्सेस में हल हो जाता है। ये एक्सेस KI डालेंगे तो बिस्मथ आयोडाइड था ना, तो एक और आयोडीन उसके साथ उसने ली है, तो वो I4- हो गया, और के साथ उसके मिल गया, तो KBiI4-, यानी BiI4- के साथ K+ उसने साल्ट बना दिया, तो वो सॉल्युबल हो गया। ठीक हो गया। तो ये उसमें आपके पास ये एक्सेस में वो सॉल्युबल है, एक्वस आ जाता है। ठीक हो गया। उसके बाद फिर हमारे पास है लास्ट इसका चारकोल कैविटी टेस्ट। ये पीछे भी बात चली थी इसकी, चारकोल कैविटी टेस्ट में, कि हमारे पास वो इसका कोई बीड नहीं बनती, बस रेजिड्यू बनता है बिस्मथ ऑक्साइड का, जो येलो और जब कोल्ड होता है, और ऑरेंज जब वो हार्ड होता है। और इसका अगर आप रिएक्शन देखें छठे का, तो ये है बिस्मथ हाइड्रोक्साइड फॉर एग्जांपल, हमने कोई भी प्रेसिपिटेट उठा लेना यहाँ से, तो बिस्मथ हाइड्रोक्साइड जैसे मैंने उसके दे रहा हूँ, तो सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके वो बिस्मथ कार्बोनेट बनता है। बिस्मथ कार्बोनेट फिर बिस्मथ ऑक्साइड और CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। ये ओवरऑल इसका रिएक्शन आपका बन जाता है। ठीक हो गई। तो ये आपका बिस्मथ के रिएक्शन। उसके बाद आप मरकरी के देखेंगे, मर्क्यूरी के, तो पोटेशियम क्रोमेट के साथ सिंपल मर्क्यूरी क्रोमेट आ गया। सोडियम कार्बोनेट के साथ मर्क्यूरी कार्बोनेट बनता है, लेकिन वो स्टेबल नहीं है, टूट के मर्क्यूरिक ऑक्साइड, और वो भी स्टेबल नहीं है, तो मरकरी आपको एंड पे मिल जाता है ना। दूसरे के रिएक्शन आप देखें ना, तो यहाँ लिखा हुआ कि कार्बोनेट बना, वो टूट के ऑक्साइड, और ऑक्साइड टूट के मरकरी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, तो आपको एंड पे मिलता मरकरी है, तो ओवरऑल रिएक्शन ये उसका बन जाता है। ठीक हो। तीसरे नंबर पे है KI के साथ करेंगे तो मर्क्यूरिक आयोडाइड बन जाएगा। चौथा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करेंगे तो मर्क्यूरिक हाइड्रोक्साइड ही बना, लेकिन वो फिर टूट गया, मर्क्यूरिक ऑक्साइड में चला गया, और मर्क्यूरिक ऑक्साइड टूट के मरकरी में चला गया, तो दोनों वहाँ मौजूद होते हैं। ठीक हो गया।
इसी तरह अगर HCl के साथ और टिन क्लोराइड के साथ करवाएंगे तो Hg2Cl2 मतलब टिन क्लोराइड रिएक्शन करता है ना मर्क्यूरिक के साथ, उसे मर्क्यूरस बना देता है, खुद वो +4 में चला जाता है। और जो मर्क्यूरिक बनता है वो फिर सिल्वरी वाइट यानी मर्क्यूरियस क्लोराइड और मरकरी में बदल के खुद ही, इसे वो कहते हैं ना डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन, आपने पढ़ा हुआ है, खुद ही अपनी एक ही स्पीशी ऑक्सीडेशन रिडक्शन में इन्वॉल्व हो रही होती है ना, तो उसको उसकी वजह से ये मर्क्यूरी क्लोराइड और मरकरी में चला जाता है। इसका आप रिएक्शन देखें ना 5वें नंबर पे, तो ये रिएक्शन है, ये मर्क्यूरी क्लोराइड था, टिन क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाया तो मर्क्यूरस क्लोराइड बना, फिर हीट किया तो वो मर्क्यूरस क्लोराइड और मर्क्यूरी क्लोराइड और मरकरी में चला गया, डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन, यानी इसी के दो मरकरी है ना, तो एक ही ऑक्सीडेशन होगी, एक ही रिडक्शन होगी, तो ये आपके पास डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन आ गया। तो ठीक हो गए, और ये नीचे ओवरऑल उसने रिएक्शन दे दिया, तो जिसमें मर्क्यूरी क्लोराइड टिन क्लोराइड के साथ करके ये ओवरऑल मरकरी और टिन जो है वो +2 से +4 में चला जाएगा। उसके बाद हमारे पास है ये छठा रिएक्शन, कापर या जिंक के पीसेस का रिएक्शन करेंगे, तो जिंक रेक्टिव मेटल है ना, या कापर, तो वो मरकरी को उसके कंपाउंड में से निकाल देगी, जिसकी वजह से वो मरकरी जो है वो डिस्प्लेस होके मरकरी की फॉर्म में अलग ग्रे ब्लैक डिपॉजिट आपके पास आ गए। इसका रिएक्शन भी नीचे अभी दिया हुआ था, सिंपल डिस्प्ले जिंक के साथ मरकरी और जिंक कलर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपका आ जाए। उसके बाद लेड है जी, पोटेशियम क्रोमेट के साथ करेंगे तो लेड क्रोमेट, KI के साथ करेंगे तो लेड आयोडाइड की पीपीटी आ जाएगी, सोडियम कार्बोनेट के साथ लेड कार्बोनेट की पीपीटी है, डाइल्यूट H2SO4 के साथ लेड सल्फेट की पीपीटी है। चारकोल कैविटी टेस्ट करेंगे तो लेड कार्बोनेट बन जाता है, लेकिन वो भी फिर जब हीट करता है डिकम्पोज भी होता है लेड ऑक्साइड और CO2 में, तो लेड ऑक्साइड की येलो इंकस्टेशन भी मिल जाती है और वाइट बीड्स भी लेड कार्बोनेट की फॉर्म में मिल जाती है। और कॉपर को टेस्ट करेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कॉपर हाइड्रोक्साइड है, लेकिन हीट करें तो ये डिकम्पोज होके कॉपर ऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, तो कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर का आपको वो बन जाता है। ये कॉपर हाइड्रोक्साइड ब्लू कलर की पीपीटी है, और कॉपर ऑक्साइड जो है वो ब्लैक कलर की पीपीटी। ठीक हो गई। फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ करें तो फिर कॉपर हाइड्रोक्साइड बनता है, लेकिन वो एक्सेस में सॉल्युबल हो जाता है, क्योंकि अमोनिया उसके साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना के इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है। चारकोल को कैविटी टेस्ट करेंगे ये कॉपर हाइड्रोक्साइड के साथ, तो वो आपको टूट के रेड स्केल यानी कॉपर ऑक्साइड, ये अब ये वो था क्यूपरिक ऑक्साइड ब्लैक कलर का, और ये है क्यूपरस ऑक्साइड जो रेड कलर का है। ठीक है, तो उसमें ये स्केल हमें स्केल्स की फॉर्म में मिल जाते हैं। अच्छा, अगर आप इसमें पोटेशियम फेरोसाइनाइड ऐड करेंगे तो कॉपर के साथ वो पोटेशियम की जगह कॉपर आ जाएगा, तो चॉकलेट रेड पीपीटी बन जाती है। इसी तरह KI ऐड करेंगे तो क्यूप्रस आयोडाइड और ब्राउन कलर की आयोडीन भी मिलती है, दोनों इसका रिएक्शन अगर आप देखेंगे, ये तो सिंपल आप रिएक्शन लिख सकते हैं। 5वें का आप रिएक्शन देखेंगे ना कॉपर का, तो ये KI के साथ रिएक्शन है, क्यूप्रिक आयोडाइड बना है, ठीक है, लेकिन उसके साथ जो है ना वो आयोडीन भी फॉर्म होती है ना, और फिर KNO3 भी साथ जनरेट हो, यानी क्यूप्रस आयोडाइड भी है और आयोडीन भी है, दोनों अपना अपना कलर शो कर रहे होते हैं हमारे पास। ठीक हो गए। अच्छा, उसके बाद छठा रिएक्शन आप देखेंगे ना, तो उसमें वो कॉपर नाइट्रेट, कॉपर के साल्ट का सोडियम फास्फेट के साथ कराएं तो क्यूप्रिक फास्फेट जो है उसका वो प्रेसिपिटेट बन जाता है। ठीक हो गया। जो फिर आगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डालें तो वो फिर उसमें वो कम्प्लेक्स बनाने की वजह से सॉल्युबल हो जाता है, या उसने यही मेंशन किया होगा, ये कम्प्लेक्स की वजह से सॉल्युबल हो गए। फिर फ्लेम टेस्ट कॉपर देता है ब्लूइश ग्रीन फ्लेम, उसके इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन की वजह से। और बोरक स्पीड टेस्ट आप करते हैं, उसकी केमिस्ट्री में आपने देखा हुआ है कि वो बोरक्स को हम यूज करते हैं, तो वो रिएक्शन के बाद कॉपर का जो भी साल्ट है तो उसको वो डिकम्पोज करके कॉपर मेटाबोरेट बना देता है, और जिसका वो फास्ट कलर जो हमें नजर आता है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में और हो सकता है, रिड्यूसिंग फ्लेम में और हो सकता है।
ठीक है, ये 8वें नंबर पे आप रिएक्शन देखें ना, इसमें ये बोरक्स है, तो सोडियम मेटाबोरेट है B2O3, कॉपर हाइड्रोक्साइड का क्यूप्रिक ऑक्साइड बना, वाटर बना, और क्यूप्रिक ऑक्साइड फिर B2O3 जो बोरक्स से बना था उसको रिएक्शन करके कॉपर मेटाबोरेट बना देता है। ठीक है, ये कॉपर के रिएक्शन आपके हो जाते हैं। कैडमियम को देखेंगे तो उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड कैडमियम हाइड्रोक्साइड है, फिर इस तरह अमोनियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम कैडमियम हाइड्रोक्साइड ही बनता है, लेकिन एक्सेस में ये भी सॉल्युबल हो जाएगा कम्प्लेक्स फॉर्मेशन की वजह से। सोडियम कार्बोनेट के साथ कैडमियम कार्बोनेट बन जाता है, लेकिन वो भी एक्सेस में सॉल्युबल कम्प्लेक्स की वजह से हो जाता है। फिर सोडियम फास्फेट के साथ वाइट 50 है, वो भी एक्सेस में अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे तो उसमें सॉल्युबल हो जाते हैं। इसी तरह चारकोल कैविटी टेस्ट करेंगे तो कैडमियम जो कार्बोनेट बनता है वो कैडमियम ऑक्साइड में कन्वर्ट होकर रेडिश ब्राउन कलर की जो है वो इनकस्टेशन जो है वो प्रोवाइड कर देता है कैडमियम ऑक्साइड की शक्ल में। ठीक हो गई, ये इसके कंफर्मेटरी टेस्ट कैडमियम के हो जाते हैं। ठीक है, ये सारों के इनिशियल रिएक्शन भी दिए हुए हैं। ठीक है, कंफर्मेटरी टेस्ट से पहले पीछे कितने कितने रिएक्शन शो किए, उसके बाद फिर हर एक का कंफर्मेटरी टेस्ट जो दिया है उसके भी रिएक्शन सारे शो किए हुए हैं। तो इसको भी आप देख सकते हैं समझने के लिए इनकी केमिस्ट्री को, कि कैसे रिएक्शन हो रहे हैं, कैसे वो चल रहा है। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास है एंटीमनी के कंफर्मेटरी टेस्ट हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो एंटीमनी हाइड्रोक्साइड बन जाता है, लेकिन एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड डालें तो वो उसमें सॉल्युबल हो जाता है। हाइड्रोक्साइड आयन के कम्प्लेक्स बनाने की वजह से उसके साथ ये वो माइनस चार्ज में चला जाता है, तो सोडियम केटायन एंड आयन कॉम्बिनेशन बन के वो सॉल्युबल हो जाता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी इसी तरह वो वाइट 50 बना लेता है, लेकिन इसकी एक्सेस डालने से वो सॉल्युबल नहीं होता। तो वीक बेस है ना, तो इतने ज्यादा हाइड्रोक्साइड प्रोवाइड नहीं करती जो उसके साथ फ्लैक्स बना के उसे अनायन में कन्वर्ट कर सके। इस तरह रेड्यूस सोल्यूशन में HCl ऐड करें, एक्सेस वाटर ऐड करें तो वाइट 50 एंटीमनी। अब जिस तरह वो बिस्मथ का आपको याद होगा उसका रिएक्शन था, उसी तरह इसका भी रिएक्शन है, जो कि टार्टेरिक एसिड में सॉल्युबल हो जाता है। टार्टेरिक एसिड के साथ वो कम्प्लेक्स बना, वो जो एंटीमनी है वो अपना साल्ट बना लेती है ना, साल्ट बनाने की वजह से वो हल हो जाती है। तीसरे नंबर का आप रिएक्शन देखें ना एंटीमनी के, ये बाकी भी दिए हुए, तो तीसरे नंबर वाला ये रिएक्शन, तो पहले HCl के साथ उसका ये बना क्लोराइड, उसका ना एक्सेस में डालने से ये बनी। फिर वो वाटर के साथ एंटीमनी ऑक्सी क्लोराइड उसने बनाया। ठीक है, वो फिर पानी के साथ मिलके हाइड्रोक्साइड बना देता है। हाइड्रोक्साइड फिर इस एसिड के साथ मिलके साल्ट बना लेते हैं, जिसकी वजह से वो सॉल्युबल हो जाता है। ये भी इनसॉल्युबल था, हाइड्रोक्साइड भी इनसॉल्युबल था 50, लेकिन जब टार्टेरिक एसिड डाला तो उसके साथ वो साल्ट बनने की वजह से सॉल्युबल हो गया, तो 50 आपकी गायब हो गई। इसी तरह जिंक या टिन का पीस डाल देंगे तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की वजह से एंटीमनी मेटल को उसके कंपाउंड में से निकाल देंगे। चारकोल कैविटी टेस्ट करेंगे तो एंटीमनी का ऑक्साइड बन जाएगा जो व्हाइट इनक्रेस्टेशन की शक्ल में मिल जाता है। इस तरह टिन में सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ व्हाइट 50 है, लेकिन एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे तो जैसे पीछे रिएक्शन मैंने आपको बताया था सोडियम स्टेनाइड बनाने वाला, जिसको आपने इस्तेमाल भी किया है सोडियम स्टेनाइड को पीछे रिएक्शन में कंफर्मेटरी टेस्ट के अंदर। इसके बिस्मथ के, ये बिस्मथ का रिएक्शन था ना, वहां पे हमने सोडियम स्टेनाइड के 3 मेथड बने पढ़े थे, तो उसमें ये हाइड्रोक्साइड वाला मेथड भी एक मौजूद है। ठीक है, तो ये यहाँ पे भी यही हो रहा है कि जो हाइड्रोक्साइड था आपका ये, वो फिर एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करके स्टेनाइड में जो सॉल्युबल होता है, पहले 50 है लेकिन वो सॉल्युबल है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे तो उसके साथ ही वो वाइट 50 बना देता है जो इनसॉल्युबल है एक्सेस के अंदर। चारकोल कैविटी टेस्ट करेंगे तो टिन का ऑक्साइड बन जाएगा +4 वाले का, स्टैनिक वाले का, जो वाइट है कोल्ड स्टेट में और येलो है जब वो गर्म होता है। अच्छा, ये कलर चेंज तो आपको पता है ना, उसी तरह जैसे आयरन एक लोहे का टुकड़ा ले तो उसको आप गर्म करते जाए, वैसे तो वो ब्राउन ब्लैक सा होता है, लेकिन गर्म होता जाता है तो एक रेड है, फिर बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर आकर वाइट हो जाता है। तो मतलब वो लाइट जो उस पर पड़ रही है उसकी रिफ्लेक्शन, वो उसके टेम्परेचर चेंज करने से उसकी लाइट रिफ्लेक्ट करने की जो पावर है वो चेंज हो रही है ना, तो उस वजह से कलर भी उनका चेंज हो रहा होता है। फिल्टर ऐश टेस्ट करेंगे तो आपको डर्टी ब्लूइश ग्रीन ऐश जो है ना, टिन ऑक्साइड डॉट कोबाल्ट ऑक्साइड, इसकी केमिस्ट्री आप अगर देखें ना चौथे नंबर पर, इसकी टिन पे चौथे नंबर पे ना, ये
कि असल में टिन हाइड्रोक्साइड था, आपने हीट किया टिन ऑक्साइड बन गया। फिर जो कोबाल्ट नाइट्रेट था उसकी हीट की वजह से उसका कोबाल्ट ऑक्साइड बन गया। तो कोबाल्ट ऑक्साइड, कोबाल्ट ट्रांजिशन मेटल कलर कंपाउंड, तो टिन ऑक्साइड, ये दोनों मिलके एक इस तरह का कम्प्लेक्स टाइप बना देते हैं इकट्ठा एक में, जिसका खास एक कलर शो हो रहा होता है। तो जैसे टिन का यहाँ कलर शो हो रहा है कि डर्टी ब्लूइश ग्रीन जो है वो उसका ऐश जो है उसकी बन जाती है। ये ऐश इसलिए बोलते हैं कि हमने फिल्टर पेपर, ये जो आपने हीट करके ये बना लिया ना, फिर उसको फिल्टर पेपर डिप किया उसके अंदर और फिल्टर पेपर को जला दिए। जो कोबाल्ट नाइट्रेट का सोल्यूशन था ना और टिन का, उन दोनों को सोल्यूशन को मिक्स किया, वहां पे आपने फिल्टर पेपर को डिप करके बर्न कर दिया, बर्न किया तो रिएक्शन होके ये चीजें बन गई। तो वही जो आपके पास ऐश आई वो इस फॉर्म में आई जिसका ये कलर था, और हमें कलर से आइडिया होगा कि ये टिन है। ठीक हो। इस तरह मर्क्यूरिक क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो मर्क्यूरियस क्लोराइड बन जाएगा, जो बाद में सिल्वरी वाइट मर्क्यूरिक क्लोराइड और मर्करी में कन्वर्ट हो जाता है। वही जो अभी हमने मर्क्यूरी के कंफर्मेटरी टेस्ट में टिन क्लोराइड को इस्तेमाल किया था, और यहाँ अब हम टिन क्लोराइड के लिए मर्क्यूरी को यूज कर रहे हैं। और इस तरह डाइल्यूट एसिड डालें, जिंक पीस ऐड करें और थोड़ी देर के रख दें तो टिन जो है ना वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की वजह से आपके पास आ जाती है। छठे का रिएक्शन अगर आप देखें तो रिएक्शन कुछ इस तरह है कि टिन क्लोराइड जिंक मेटल के साथ रिएक्शन हुआ, जिंक क्लोराइड बन गया और टिन जो है वो सॉलिड फॉर्म में अलग ये जो हमें मिल गया। ठीक हो गई। अच्छा, उसके बाद था टीन, ये तो +2 है ना। +4 की बात की जाए तो उसमें आपको पीछे हमने बात की थी ना कि भाई ये यहाँ प्लस सिर्फ पहले स्टेप पे फर्क है। दूसरे स्टेप में जब येलो अमोनियम सल्फाइड डालते हैं तो यहाँ पे +2 और +4 दोनों सेम हो जाते हैं, और अगले सारा रिएक्शन इनके बिल्कुल इसी तरह +2 के साथ ही चल रहे होते हैं। ठीक, और कंफर्मेटरी टेस्ट भी एंड पे आपको याद होगा हमने +2 वाले फॉर्म के साथ ही किए हैं। ठीक है, +4 जो है वो +2 फॉर्म में चला जाता है, जिंक ऐड करने से हम उसको कन्वर्ट कर लेते हैं और फिर उसी के टेस्ट हम करते हैं। ठीक है। लास्ट में तीसरा है आर्सेनिक वाला, कि अमोनियम एसीटेट ऐड करते हैं फिर सिल्वर नाइट। अमोनियम एसीटेट जो है वो पहले आर्सेनिक एसिड था ना वहां पे हमारे पास जो लिया था हमने ना, उसको फिर आर्सेनिक एसिड नाइट्रिक एसिड रिएक्शन करवाया था, आर्सेनिक एसिड बना था। तो आर्सेनिक एसिड जो है उसको अमोनियम एसीटेट के साथ पहले अमोनियम आर्सेनेट में बदला, फिर वहां से उसका सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करके सिल्वर आर्सेनेट बन गया। ठीक है। इसी तरह उसी को एसिड को अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम क्लोराइड और फिर Mg क्लोराइड MgSO4 के साथ करेंगे तो पहले तो अमोनियम का बना होगा, फिर Mg के आने की वजह से, तो 3 है ना, 3 +3 होना है, तो +2 मैग्नीशियम ने पूरी कर दी और +1 अमोनियम ने, 3 + 3 इस तरह मुकम्मल किए हैं इस आर्सीनेट के साथ में। तो ये वाला वाइट 50 बन गई, आर्सीने को कंफर्म कर। इस तरह कॉपर सल्फेट के साथ एक्शन करेंगे तो क्यूप्रिक आर्सीनेट बन गया, ग्रीन पीपीटी। और इस तरह अमोनियम मोलिब्डेट के साथ करें एक्सेस में और फिर बॉयल करें तो येलो 50 इस फॉर्म में बन जाती है, कि जो अमोनियम आर्सिनेट बनता है प्लस वो मोलिब्डेट जो है उसका भी मोलिब्डेनियम ऑक्साइड जो है वो भी साथ इसके जुड़ के एक सिंगल कंपाउंड बनाता है जो येलो कलर की 50 होती है। इसका रिएक्शन भी यहाँ चौथे नंबर पे दिया हुआ। ये अमोनियम मोलिब्डेट है, ये नाइट्रिक एसिड की मौजूदगी में रिएक्शन करवाते हैं, ओवरऑल ये रिएक्शन आपका बनता है। ठीक है जी, अमोनियम आर्सेनेट और मोलिब्डेट साथ इकट्ठे एक ही पीपीटी में वाटर और अमोनियम नाइट्रेट साथ बन जाए। ठीक हो गई। और आर्सेनिक में +5 वाली हमने बात की थी कि अगर वो +3 हम लेते हैं, +3 पहला तो +3 बनता है, लेकिन जब येलो अमोनियम सल्फाइड डालते हैं तो वो +5 में बदल जाता है। अच्छा, फिर जब आप HCl सिलेक्शन करवाया था तो भी वो +5 ही रहा सल्फाइड जब बना, लेकिन फिर जब आपने वाटर ऐड किया तो आर्सेनिक एसिड में जब वो बदला नाइट्रिक एसिड ऐड करते हुए तो वहां पे आके वो सिम हो गया, +3 और +5 वाले दोनों एक जैसे हो गए, और फिर आगे हमारे इन दोनों के कॉम्प्लीमेंट टेस्ट उसी अंदाज से एक ही अंदाज से चलते रहे। ठीक है वो, ये आपका ग्रुप नंबर 2 जो है उसका वो मुकम्मल हो जाता है, बेसिक रेडिकल वाला।